हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस में। और मैं हूं नवीन शर्मा। और इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है और आपको पता है पॉलिटी को हम बहुत ही अच्छे अंदाज में समझ रहे हैं। बहुत ही लॉजिकल वे में चीजों को लेकर चल रहे हैं और जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस से हम उन सब चीजों को समझ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं मूल अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को आज के क्लास में समझेंगे। इससे पहले हमने समझ लिया है नागरिकता को और संविधान का भाग एक, जिसमें हमारा संघ राज्य क्षेत्र है, वो हम समझ चुके हैं। तो दो भाग समझ चुके हैं, भाग एक और भाग दो। उसके बाद भाग तीन आता है जो 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में जिसको डिस्कस किया गया है, और ये हमारा मूल अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, वो पार्ट है। तो आपको पता होगा, अगर आपने अभी तक कोई एग्जाम दिया है या फिर अभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपने सिलेबस देखा होगा, तो वहां पे ये जो पॉलिटी है, जो हमारा संविधान है, उसमें मूल अधिकार वाला जो पोर्शन है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यूं कहें कि पूरे संविधान से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके 20% क्वेश्चन लगभग लगभग मूल अधिकार से पूछे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं 1/5, या ये कहें कि पांचवा भाग, 1/5 जो भागीदारी है, वो केवल अकेले एक भाग की है, वो है मूल अधिकार। और मूल अधिकार को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि पहले इसमें डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लिए जाते थे। अब इसमें इसके जो एप्लीकेशंस हैं या इसके जो अपवाद हैं, उन पे भी टीचर की नजर रहती है, जो एग्जामिनर है वहां से क्वेश्चन पुटअप करने लगे हैं। तो इनको जो अच्छे से समझना जरूरी है। और आज की क्लास में हम मूल अधिकार को समझने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास में और समझ लेते हैं मूल अधिकारों को। तो मूल अधिकारों को समझने वाले हैं हम, क्योंकि आप जानते हैं कि मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति को मूल रूप से जो अधिकार प्राप्त होते हैं भारतीय संविधान में, उन्हें मूल अधिकार कहते हैं। मूल अधिकार की अगर हम बात करते हैं, तो ये मूल अधिकारों की जरूरत क्यों पड़ी और क्यों इसको संविधान में रखा गया। ठीक है, तो मूल अधिकार आवश्यकता क्यों है इनकी, इनको पहले समझ लेते हैं। मूल अधिकार किसी भी व्यक्ति को मिले हुए वो अधिकार हैं जिनके द्वारा उनके जो अधिकार हैं वो क्लियर होते हैं। कहने का मतलब है, अगर कोई शासन व्यवस्था किसी देश में चल रही है, अगर वहां पे शासन व्यवस्था अपनी मनमानी करना चाहे तो वो कर सकती है, लेकिन जब किसी देश में मूल अधिकार मिल जाते हैं व्यक्तियों को, वहां के नागरिकों को, तो क्या होता है, वो जो तानाशाही है उसको कंट्रोल करने के लिए किसी भी संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ा जाता है। मूल अधिकारों का मतलब सीधा से यही है कि आप पे कोई तानाशाही नहीं चला सकता है। मनमानियां जो होती हैं सरकार की हो गई, चाहे जो भी शासन व्यवस्था है उसकी हो गई, तो वो मनमानी तुम्हारे ऊपर ना चले, इसीलिए मूल अधिकारों को किसी भी संविधान में जोड़ा जाता है। अब मूल अधिकारों को समझने में ही सबसे पहले एक वर्ड आपने कई बार पढ़ा होगा, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो उसमें भी एक लाइन दे रखी है कि संविधान का मैग्ना कार्टा। और कई बार भी आपने ये जो शब्द है मैग्ना कार्टा, इसको समझा होगा, इसको पढ़ा होगा। तो ये क्या है मैग्ना कार्टा, इसको क्यों बोला जाता है? जो हमारे मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान के, इनको भी हम संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं? ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ था, इंग्लैंड में एक पत्र जारी किया गया था, एक घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसे डिक्लेरेशन बोलते हैं। तो उसमें कहा गया था कि जो इंग्लैंड के हैं कौन कौन से अधिकार होंगे, उनका मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, जो पत्र था उसको मैग्ना कार्टा नाम दिया गया। तो उस समय के बाद से जिस भी संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ा जाता है तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसीलिए हमारे संविधान में जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको हमने क्या कह दिया, संविधान का मैग्ना कार्टा। तो इसका मतलब केवल इतना सा है, ये संविधान का मैग्ना कार्टा हम इसको क्यों कहते हैं। उसके बाद राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति। ठीक है, तो राजनीतिक लोकतंत्र, जो राजनीतिज्ञ हैं यहाँ पे, जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसकी उन्नति के लिए आवश्यक होते हैं। उन्नति का मतलब क्या हुआ, अगर किसी भी व्यक्ति को तानाशाही मिल जाती है, तानाशाही का मतलब यह है शासन मिल जाता है, तो
तो जैसे आपने सुना होगा पहले भी कि जब किसी के हाथ में शासन आता है तो फिर क्या होता है, कभी कभी वो अपनी मनमानियां करने लगता है। तो कोई भी जब सरकार है चुनी जाती है तो वो अपनी मनमानी ना कर पाए, तो उन सब चीजों के लिए ये मूल अधिकार हमारे बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। और इनका संरक्षक कौन होता है, तो उच्चतम न्यायालय इनका संरक्षक होता है। और मूल अधिकार क्या होते हैं, न्यायोचित होते हैं, और इनके लिए हम क्या, न्यायालय में जा सकते हैं। तो इसीलिए मूल अधिकार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कानून की सरकार स्थापित करना। अब कानून की सरकार स्थापित करने का मतलब क्या हुआ कि मूल अधिकार से ही हमें कानूनी अधिकार मिल जाते हैं। मतलब ये है कि ये न्यायोचित है, इसीलिए हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। तो जब न्यायालय जा सकते हैं तो अगर किसी मूल अधिकार का हनन हो रहा होता है तो उस पे कौन, सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकार को संरक्षित करता है, और आपके ऊपर जो हनन हो रहा है मूल अधिकार का तो उसको रोक सकता है और उसको रोकता है। तो मूल अधिकार का संरक्षक एक तरह से कौन कहा जाता है, तो वो हम सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो ये मूल अधिकार के बारे में हो गया थोड़ा सा कि मूल अधिकार आखिर किसे कहते हैं। जो हमें मूल रूप से अधिकार मिले हुए हैं, जैसे जीने का अधिकार, खाने का अधिकार, पीने का अधिकार, रहने का अधिकार, घूमने का अधिकार, ठीक है, कुछ भी बोलने का अधिकार, तो ये सारे हमारे मूल अधिकार हैं। और इन्हीं को अगर प्रतिबंधित कर दिया जाए किसी के द्वारा तो हम क्या हो जाएंगे, एक तरह से अपने ही देश में, अपने राष्ट्र में कैसे रहने लगेंगे, एक बंदी के रूप में। बंदी के रूप में मतलब क्या हो गया, हमें बोलने का अधिकार ना हो, हमें घूमने का अधिकार ना हो, हमें स्वतंत्रता ना हो, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, ये बाध्यताएं हो जाती हैं। तो वो बाध्यताएं ना रहे किसी व्यक्ति पर, और कोई सरकार उन बाध्यताओं को किसी व्यक्ति पर भारित ना कर सके, तो इसलिए इन मूल अधिकारों को बनाया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं मूल अधिकारों को। मूल अधिकार, कितने मूल अधिकार हैं हमारे, सबसे पहला क्वेश्चन है। संविधान जब लागू हुआ था तो संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में संविधान में 6 मूल अधिकार हैं। एक हमारा मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसको अब हमने क्या बना दिया है, कानूनी अधिकार बना दिया है, और वो 300 का अनुच्छेद या 300A अनुच्छेद के अंतर्गत हमने कानूनी अधिकार उसको बना दिया है। जो 7वां अधिकार था, जो 7वां मूल अधिकार था, जिसको हम संपत्ति का अधिकार बोलते थे। कुल मिला के हमें 6 मूल अधिकार पढ़ने हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में इसकी भागीदारी 20% है, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मूल अधिकार है वो है समता का अधिकार। समता मतलब समानता का अधिकार, कि सभी लोग समान हैं, इसका अधिकार है। और कहां कहां पे समान नहीं होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कहां पे ये चीजें अपवाद है। ठीक है, तो ये 14 से 18 जो आर्टिकल है, जो हमारा मूल अधिकार है, वो 12 से 35 जो आर्टिकल है, जो हमारे अनुच्छेद हैं, 12 से लेकर 35 के अंतर्गत, इन 12 से 35 के बीच में हमारे क्या है, ये मूल अधिकारों को हम पढ़ते हैं, 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक। उसके बाद ये हमारा समता का अधिकार 14 से 18 में हो गया। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में, और हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसको B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। तो ये सारे मूल अधिकार हैं, जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं, इनको हमें पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अब डीप पूछ लिया जाता है, तो हम इनको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम आते हैं मूल अधिकारों की विशेषताएं। ठीक है, मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है। ठीक, एक तो कुछ अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने जो इससे पहला एपिसोड था, जो इससे पहली क्लास थी, उसमें हमने समझ लिया था कि नागरिकता वाले पोर्शन में हमने डिस्कस किया था कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो आर्टिकल हैं, ये जो मूल अधिकार हैं, ये हमारे केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, ये आर्टिकल जो है, इनमें जो मूल अधिकार दे रखे हैं वो केवल हमारे भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।
किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं। व्यक्ति का मतलब ये हो जाता है बाहरी व्यक्ति, व्यक्तियों में सभी लोग आ जाते हैं, चाहे वो बाहरी हो, विदेशी हो और किसी भी देश के हों, लेकिन जो नागरिक होते हैं वो क्या है, जिनको भारत की नागरिकता मिली हुई है, उनको कौन से अधिकार प्राप्त है, 15, 16, 19, 30। ठीक, याद रखेंगे। ये अत्यांतिक नहीं है, ठीक है, तो इनका अत्यांतिक नहीं है मतलब इनका अंत नहीं हो सकता है। और एक चीज, अत्यांतिक का मतलब ये स्थायी भी नहीं है, ठीक है। स्थायी का मतलब क्या हो गया कि इनमें संशोधन भी किया जा सकता है। जैसे हमारे 7 मूल अधिकार पहले होते थे, अभी कितने हैं, 6, ठीक है, क्योंकि हमने एक मूल अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया। तो इनमें कुछ जोड़ा भी जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर इनमें से कुछ घटाया भी जा सकता है। तो ये मूल अधिकार एकदम स्थायी रूप से नहीं है। उसके बाद राज्य के विरुद्ध ही प्राप्त, ठीक है। राज्य के विरुद्ध मतलब क्या हो गया कि जो शासन है अगर वो आप पे मनमानी करना चाहता है तो उसकी मनमानी ना चले, इसीलिए उस मनमानी के विरुद्ध है, ठीक है। तो ये आपको प्राप्त है और इनके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। उसके बाद कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले तथा कुछ सकारात्मक विशेषताओं वाले से युक्त हैं। तो ये मूल अधिकार जो है कभी कभी ये आप पे प्रतिबंध भी लगाते हैं और कभी कभी ये आपको कुछ अधिकार भी प्रदान करते हैं, ठीक है। तो कुछ सकारात्मक बातें भी हो सकती हैं आपके लिए और कुछ नकारात्मक बातें भी हो सकती हैं। ये तो हमेशा से होता है, कोई भी कानून होता है, कभी कभी कुछ व्यक्तियों के लिए वो सकारात्मक होता है तो कभी कुछ व्यक्तियों के लिए नकारात्मक भी सिद्ध हो सकता है। उसके बाद न्यायोचित है, तो ये बात हम कर चुके हैं कि इसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं और उच्चतम न्यायालय इनकी गारंटी लेता है, ठीक है। ये लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्राप्त है, ठीक है। स्थायी नहीं है, ये भी बात हम कर चुके हैं कि इनको चेंज भी किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान स्थगन, तो आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकार हैं हमारे उनका स्थगन भी हो जाता है। जैसे आपातकाल के दौरान आर्टिकल जो 19 है उसका स्थगन हो जाता है, क्योंकि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। तो जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, एक तो आपातकाल चल रहा है, आप कुछ भी कहीं पे भी नहीं बोल सकते हैं, अपने विचारों को नहीं प्रकट कर सकते हैं, तो आर्टिकल 29। लेकिन आपातकाल के दौरान कौन से आर्टिकल जो है जिन्हें हम स्थगित नहीं कर सकते, जिनका स्थगन नहीं होता है, तो वो है आर्टिकल 20 और 21, ठीक है। तो आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी इनका स्थगन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता होती है उसका स्थगन हम नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारे कुछ मूल अधिकारों की विशेषताएं, ठीक है। मूल अधिकारों की विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इन सभी को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम और समझ लेते हैं अब राज्य की परिभाषा, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया कि ये 12 से लेकर 35 आर्टिकल में हमारे मूल अधिकार हैं। तो आर्टिकल जो हमारा अनुच्छेद 12 है ये क्या कहता है, इसको हमें समझना है। इसमें राज्य की परिभाषा दे रखी है, आर्टिकल 1 में भी राज्य की परिभाषा दे रखी है और आगे आने वाले बहुत से आर्टिकल हैं जहां पे राज्य की परिभाषा दे रखी है। फिलहाल हम राज्य की परिभाषा को देख लेते हैं। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी हैं, ठीक है। तो ये केवल राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य किसे बोलेंगे और राज्य में क्या क्या आएगा। यहाँ राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड इस राज्य से नहीं है। राज्य का मतलब संविधान में जो राज्य का मतलब है वो सीधे भारत से आता है, ठीक है। संविधान में अगर कहीं राज्य शब्द का डिस्कस होता है तो वो हम भारत के परिप्रेक्ष्य में रखते हैं, ठीक है। उसको हम किसी एक पर्टिकुलर राज्य के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ते हैं। राज्य का मतलब है भारत। आगे बढ़ते हैं। ये राज्य की परिभाषा हो गई 12 में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रखेंगे। उसके बाद ये है मूल अधिकारों से असंगत विधियां। अनुच्छेद 13 में दे रखा है मूल अधिकारों से असंगत विधियां। इसमें क्या है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसमें यह दे रखा है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे किसी मूल अधिकार का हनन हो रहा हो। किसी व्यक्ति के जो मूल अधिकार हैं उनका हनन नहीं होना चाहिए राज्य की बनाई गई किसी भी विधि में, और इसका प्रावधान आर्टिकल 13 में दे रखा है, अनुच्छेद 13 में। देख लेते हैं। जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है, ठीक है, या न्यून करती है,
एक तो अधिकारों का हनन भी हो सकता है और उनका न्यूनन भी हो सकता है, कि अधिकार जितना है उससे कम ना हो, ठीक है। और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जो भी ऐसी विधि बनाई जा रही है वो विधि वहां तक शून्य होगी जहां तक वो किसी मूल अधिकार का हनन कर रही है या उसका न्यूनन कर रही है, ठीक है। तो वहां तक वो विधि शून्य होगी। अगर उसके अतिरिक्त और उसमें कुछ ऐड है तो वो हो सकता है लागू हो जाए, लेकिन जो उस विधि में बनाया गया होगा जिससे किसी भी चीज का हनन हो रहा हो, किसी मूल अधिकार का हनन हो रहा हो या उसका न्यूनन हो रहा हो, मतलब उस अधिकार को कम कर रही हो कोई विधि, तो वो सब क्या हो जाएंगी, शून्य घोषित हो जाएंगी, वो प्रभावी नहीं रह जाएंगी, ठीक। तो ये आर्टिकल 13 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं हम, और इसमें अब हमारा आर्टिकल 14 है। 14 से लेकर 18 तक हमें आर्टिकल पढ़ना है, किसके अधिकार, किसके अंतर्गत, तो समता का अधिकार या समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 में दे रखा है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। तो ये शब्द, ये जो लाइन है यही दे रखी होती है। आप कोई भी बुक पढ़ेंगे, चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, चाहे आप कोई और बुक पढ़ते हैं, परीक्षा मंथन पढ़ते हैं, परीक्षा वाणी पढ़ते हैं, तो सब में आर्टिकल 14 और उसके बाद ये लाइन आपको मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है इसको हम समझ लेते हैं, ठीक। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे बना है, आप इससे अंदाजा लगा पा रहे होंगे। कहने का मतलब है कि जो विधि के समक्ष समता, कोई भी कानून है, कोई भी नियम कानून है, वो सभी के लिए क्या होंगे, समान रूप से लागू होंगे। उसके लिए किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जो विधियां हैं या जो नियम कानून है उनसे किसी को वंचित नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति हैं वो सभी के लिए नियम कानून क्या होंगे, समान रूप से लागू होंगे। और ये हमारा अनुच्छेद 14 में दे रखा है, ठीक है। तो विधियों के समक्ष जो समानता का अधिकार है वो हमें आर्टिकल 14 देता है। उसके बाद आर्टिकल 14 में कुछ अपवाद भी हैं। इन अपवादों से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनको हमने अलग से लिया है और इनको हमें ध्यान से समझना भी है। राष्ट्रपति या राज्यपाल, अब विधियों का समान संरक्षण, जो कानून है सभी के लिए एक होंगे, यही तो कहा गया है 14 आर्टिकल में। लेकिन जो राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल होते हैं, इन पे कभी भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। तो इनको ये अपवाद है, ठीक है। अपवाद का मतलब है इनके लिए नियम कानून बदल जाते हैं, इन पे कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, इनको जेल नहीं भेजा जा सकता है। ये आपने पढ़ा होगा, तो इसीलिए ये क्या होते हैं, अपवाद की श्रेणी में आते हैं। संसद एवं विधानमंडल के सदस्य, संसद और विधानमंडल के सदस्य होते हैं, उनपे उनका मतलब क्या होता है कि इन्होंने अगर संसद में खड़े होकर कोई वक्तव्य दिया है, तो वहां पे क्या होता है कि उनके जो वक्तव्य दिया हुआ है उसको लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो न्यायालय जब आप नहीं जा सकते हैं, तो ये क्या होता है, इसमें भी ये अधिकार क्या होता है, इनको एक्स्ट्रा मिल जाता है और ये अपवाद की श्रेणी में आ जाता है। उसके बाद विदेशी शासक, राजदूत एवं कूटनीतिज्ञ व्यक्ति जो होते हैं, अगर इन्होंने यहाँ पे कोई गैर कानूनी काम किया है या विधि विरुद्ध काम किया है, अगर विदेशी शासक हो गया या कोई विदेशी राजदूत या कूटनीतिक व्यक्ति हो गया जिसने भारत में अगर कोई विधि विरुद्ध कार्य किया है, तो उसके लिए भारतीय न्यायालय में कोई भी केस नहीं चलेगा, मुकदमा नहीं चलेगा। इन पर जो होगी कार्रवाई वो इनका जो देश होगा, जिस भी राजदूत का देश है वही करेगा। तो इनको भी अपवाद की श्रेणी में रखा गया है कि जो विधि है उससे इनको संरक्षण मिला है, संरक्षण नहीं मिला है, कहने का मतलब है इन पे समान रूप से लागू नहीं होती है और इन पे नियम कानून या इन पे जो भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे, जो भी इन पे कार्रवाई होगी, वो उनके देश के द्वारा होगी जिस देश से वो संबंधित है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र और संघ उसकी एजेंसियां, तो ऐसे ही जो संयुक्त राष्ट्र संघ है या उसकी एजेंसियां हैं, उनके द्वारा कुछ ऐसा होता है तो उनके देश में ही उनपे कार्रवाई की जाती है, हमारे देश में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। तो ये सब चीजें ये अपवाद में आती हैं 14 के, जो आर्टिकल 14 है, तो इनको हमें याद रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो अनुच्छेद 15 है उसमें क्या दे रखा है, अनुच्छेद 15 में कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध का मतलब क्या है कि विभेद नहीं किया जाएगा, भेदभाव ना किया जाए। विभेद का मतलब है
कि भेदभाव नहीं होगा, सभी को एक रूप से देखा जाएगा। भेदभाव का मतलब कहाँ कहाँ भेदभाव हो सकता है, ठीक है, सामाजिक स्थानों पे हो सकता है, किसी मंदिर में हो सकता है, किसी सामाजिक स्थान पे हो सकता है, किसी पार्क में हो सकता है, किसी बाजार में हो सकता है, किसी और जगह पे हो सकता है जहां किसी एक समुदाय के लोगों को रोक दिया जाए। तो ये क्या होता है, भेदभाव। जहां सभी जा सकते हैं तो वहां सभी को समान रूप से अधिकार प्राप्त हो। तो इसमें दे क्या रखा है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ये जो भारत है, राज्य का मतलब क्या होता है यहाँ, भारत। तो राज्य जो भारत है वो क्या है, किसी का धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं होगा। अब विभेद का मतलब क्या हुआ कि कहीं पे भी कोई मंदिर है जहां पे सभी लोगों को अलाउ है, सभी जा सकते हैं, तो वहां पे किसी भी धर्म के व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता है। जैसे आप जानते होंगे, चाहे आप अमृतसर हो गया, चाहे आपका और कोई जगह हो गई जहां सिख लोगों का धर्म है, तो वहां हिंदू लोग भी जाते हैं, ठीक है, वहां मुस्लिम लोग भी जाते हैं, या मुस्लिम लोगों की धर्म की जगह हो गई तो वहां हिंदू लोग भी चले जाते हैं, या किसी हिंदू लोग का मंदिर हो गया तो वहां पे भी सभी चले जाते हैं, ठीक है, अपनी आस्था लेकर। तो ये क्या है, यही क्या है कि धर्म विभेद नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के लिए समान रूप से वहां जाने का अधिकार प्राप्त है। तो जो विभेद का अधिकार है, भेदभाव हटाने का अधिकार है, वो आर्टिकल 15 में दे रखा है, ठीक है। इसके भी कुछ अपवाद हो सकते हैं, उन अपवादों को हम देख लेते हैं। अपवाद का मतलब क्या है कि महिलाएं और बच्चे, अब महिलाओं और बच्चों के संबंध में विभेद किया भी जा सकता है। विभेद का मतलब क्या है कि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सुविधाएं दी जा सकती हैं, ठीक है, उनको कुछ एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं लेडीज कम्स फर्स्ट, तो जैसे लाइन लगी है तो महिलाओं को पहले जाने दिया जा सकता है, और ऐसी चीजें हो जाती हैं जो बच्चों और महिलाओं को हम थोड़े से अधिक अधिकार दे देते हैं, या कहते हैं उन्हें संरक्षित कर देते हैं, ठीक है। तो ये अपवाद है, उनके लिए कुछ अधिक जो नियम कानून है वो बनाए जा सकते हैं और उन्हें थोड़ी सहायता दी जा सकती है। उसके बाद सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ते हुए नागरिक, ठीक है, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ते हुए नागरिक होते हैं तो उनको कहीं पे कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं एक्स्ट्रा, जो भी अगर राज्य कहीं पे कानून ऐसा बनाता है तो ये अपवाद की श्रेणी में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े इलाके होते हैं उनको हम रिजर्वेशन दे देते हैं कुछ चीजों में, ठीक है। महिलाएं और बच्चे होते हैं, जैसे आप किसी बस में यात्रा कर रहे हैं तो वहां महिला जो सीट होती है वो रिजर्व होती है, या आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो वहां महिलाओं की सीट रिजर्व होती है। तो ये क्या है, ये थोड़ा अपवाद है, इसमें आप मनमानी नहीं कर सकते कि नहीं वो तो सभी के लिए समान है, नहीं हम यहाँ बैठेंगे, तो वो वाली चीजें हैं। राज्य उन पे कुछ विधियां बना देता है। उसी तरह से शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ते हुए जो लोग होते हैं उनकी सीटें कॉलेज में रिजर्व कर दी जाती हैं कि ओबीसी के लिए इतने हो गए, एससी के लिए इतने हो गए। तो वो वाली जो चीज है उसमें भी क्या है, ये अपवाद की श्रेणी में आता है कि यहाँ पे थोड़े से हम कह सकते हैं कि समान रूप से जो कोई भी व्यक्ति है दूसरे का जो अधिकार है या दूसरे को जो रिजर्वेशन मिला है उसमें एंटर नहीं कर पाएगा। उसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, ठीक है, जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनको भी कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं, क्योंकि वो उनकी संस्कृति धर्म अलग होता है और वो अलग तरह से रहते हैं, उनकी जीवन जो दिनचर्या है वो अलग होती है, तो उनको भी हम कुछ सहूलियत दे देते हैं, या कह सकते हैं कि उनके जनजातीय क्षेत्रों में हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, वहां समान रूप से नहीं जा सकता है। ये सारे प्रतिबंध भी कभी कभी लगाए जा सकते हैं। उसके बाद 93वां संविधान संशोधन 2005 आता है। इसमें कहा गया उन सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु 27% सीटों का आरक्षण, ठीक है। तो ये 93वां संविधान संशोधन 2005 में आया था। इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु 27% का आरक्षण। तो जो पिछड़े वर्ग के छात्र ओबीसी के छात्र होते हैं उनको आरक्षण मिल जाता है, और इस आरक्षण को मिलने की फिर क्या शर्त होनी चाहिए, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट इस पे कहता है कि जो आरक्षण होगा, अब उसमें जो पिछड़ा वर्ग है उसमें बहुत से धनी लोग भी हैं, ठीक है, तो वो आरक्षण में उसका फायदा ले लेंगे, तो जो जिसको मिलना चाहिए वाकई आरक्षण वो नहीं ले पाएगा।
तभी इसमें क्या होता है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, उस परत को बनाया जाता है, ये दोनों चीजें बनाई जाती हैं। उससे क्या होता है, जो रिच हैं, जो रिच पर्सन होते हैं, धनी लोग होते हैं, उनको क्रीमी लेयर में रखा गया, और नॉन क्रीमी लेयर में जो वाकई पिछड़े लोग हैं, ठीक है, तो उनको नॉन क्रीमी लेयर में रखा गया और उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। जो क्रीमी लेयर के व्यक्ति हैं उनको आरक्षण से बाहर किया गया, ठीक है। तो ये वाली चीज। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन 2019 जो ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन की बात करता है। तो ये 10% रिजर्वेशन की बात करता है। वैसे जनरल कैटेगरी में होते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, आर्थिक रूप से मतलब क्या हुआ, जो पैसे के मामले में पिछड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए 10% का आरक्षण किया गया। वैसे तो अनारक्षित वर्ग से संबंधित होते हैं, लेकिन उसमें जो लोग पैसे के मामले में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उनके लिए क्या हुआ, 10% का रिजर्वेशन किया गया। तो ये आर्टिकल 15 के अपवाद हैं। अपवाद का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि सभी मतलब सभी जगह पे सभी को समान रूप से जो नियम कानून होंगे उस पे लागू होंगे और अधिकार होंगे समान रूप से लागू होंगे, समता का अधिकार, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, वो चेंज हो जाता है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा अभी जो हमारा कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अब भेदभाव का मतलब क्या हो गया, इन जगहों पे तो भेदभाव हो जाता है कि अगर ये वाली सीट का व्यक्ति है तो इसी को मिलेगा, ये आरक्षण मिल गया। जहां पे आरक्षण की व्यवस्था होती है वहां पे क्या होता है, आर्टिकल 15 के लिए भेदभाव हो जाता है। तो भेदभाव नहीं होता है, ये अपवाद वाली चीजें, हम इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं और समझ लेते हैं हम आर्टिकल 16 को, और इसमें क्या दे रखा है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अब लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की, कहीं पे भी अगर कोई पद है उसमें नियोजन के लिए, उसमें नियुक्ति के लिए सभी को समान अधिकार मिलेंगे। तो इसमें क्या क्या आ गया, राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे विभेद किया जाएगा। ना ही इस आधार पर कोई नागरिक अपात्र होगा, ना ही उस पर विभेद किया जाएगा, ठीक है। जैसे अब इसमें भी कुछ अपवाद आएंगे, जैसे जो राज्य सरकार की नौकरियां होती हैं, तो राज्य सरकार की नौकरियों में एक शर्त होती है कि उस राज्य का निवासी होना चाहिए। अगर भारत सरकार की कोई नौकरी होती है तो उसमें शर्त होती है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। वैसे भी मूल अधिकार नागरिकों पे ही लागू होते हैं, कुछ लोगों को भी प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, ये जो अधिकार है इसमें कहा गया कि अवसर की समानता, सभी को सभी जगह अवसर समान मिलेंगे, ये आर्टिकल 16 में कहा गया है, ये हमें याद रखना है। और इसके अपवाद क्या हो सकते हैं, इनको हम देख लेते हैं। वही आरक्षण की व्यवस्था जहां होगी वहीं पे वो अपवाद बनने शुरू हो जाते हैं। राज्य में निवास की शर्त, ठीक है, तो अगर कोई राज्य नौकरी देता है तो उस राज्य में निवास की शर्त वो रख देता है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर कांस्टेबल की भर्ती आती है तो कांस्टेबल जो होगा वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, ठीक है, उसे उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, ये शर्त हो गई। अब पिछले में कि नियोजन में समानता है और इसमें कहा गया कि ये शर्त भी है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा अपवाद हो जाता है। नियुक्तियों या पदों के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था, अब वहां पे आरक्षण की व्यवस्था ये भी करी जाती है कि कितने पद, कौन सी जो कैटेगरी है उसके लिए, ओबीसी के लिए कितने पद होंगे, एससी के लिए कितने पद होंगे और एसटी के लिए कितने पद होंगे। जो पदों का आरक्षण की व्यवस्था है तो वो उससे भी क्या होता है, जो अपवाद आता है, अपवाद की श्रेणी में आता है कि नियोजन में सभी के लिए समान अवसर होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है कि सीटें रिजर्व कर दी गई। तो रिजर्वेशन की जहां पे भी बात आती है वहां पे ये जो अधिकार होते हैं ये उनका फिर क्या कहलाता है, अपवाद कहलाता है। उसके बाद किसी संस्था की धार्मिक आधार पर व्यवस्था, अभी आर्मी में किसी, मान लीजिए आर्मी में कोई पद निकला है जिसमें कोई व्यक्ति नियुक्त होना है हिंदू पंडित के रूप में, ठीक है, तो ऐसे पद निकलते हैं कभी कभी जो शास्त्री किए हुए लोग होते हैं या कुछ इस तरह के, तो वो लोग उनमें पदों में नियुक्त होते हैं, तो वो धर्म विशेष के ही होते हैं। उनमें नियोजन की आप कहें कि हाँ सभी को समान अधिकार होना चाहिए उनमें नियोजित होने के लिए, नियुक्त होने के लिए, तो वो नहीं होता है। वहां पे भी आरक्षित लोग होते हैं कि विशेष धर्म के, अगर कोई काजी नियुक्त होना तो वो काजी ही होगा। तो इस तरह से वो क्या होता है, किसी संस्था की धार्मिक आधार पर व्यवस्था, कोई संस्था ऐसी है जहां पे धार्मिक आधार पर ही व्यवस्था होनी है, तो वहां पे वही धर्म का आदमी लिया जाएगा जो उस धर्म से संबंधित होगा। तो ये भी क्या हो जाता है, इसका अपवाद आ जाता है।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण जो व्यवस्था की गई है, ये भी किस में आ जाता है, हमारा अपवाद की श्रेणी में। इसको अभी हमने डिस्कस कर लिया था, 103वां संविधान संशोधन। इसी में आगे मंडलवाद होता है, ये 1979 में आता है, ठीक है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था जिसे मंडल आयोग कहते हैं, ठीक है। इसका गठन तत्कालीन सरकार द्वारा किया गया था। इसने क्या कहा था कि पिछड़ी जातियों की पहचान करने उन्हें आरक्षण देने की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो इसने करीब 35,700 कुछ जातियों को पहचान करी। ये जो आयोग बना था इसमें 35,700 कुछ जातियों की पहचान की भारत में, जो क्या है, उन्हें आरक्षण देने के संबंध में जातियों की जो पहचान की। तो बहुत सारी जातियां थी, इनको आरक्षण कैसे दिया जाता, ठीक है। तो मंडल केस होता है, इसी ने, इसके बाद मंडल केस होता है 1992 में, और इसी ही हम क्या कहते हैं, इंदिरा साहनी केस कहते हैं, ठीक है। इंदिरा साहनी केस कहते हैं। तो इसने जो ओबीसी को आरक्षण था 27%, उसका इसने विरोध किया इंदिरा साहनी केस से, और फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें कहता है कि नहीं, ये जो आरक्षण की व्यवस्था है ये ठीक है, लेकिन सभी को मिलाकर जो आरक्षण की व्यवस्था सामान्य रूप से 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस केस में कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो आरक्षण की व्यवस्था है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो वो किसमें कहा था, मंडल केस में, इंदिरा साहनी केस इसको बोला जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कुल मिला के पूरा आरक्षण है, जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, सभी को मिला के सभी का आरक्षण अगर हम निकालेंगे तो जो परसेंटेज में होना चाहिए वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। कम से कम कहने का मतलब ये है कि 50% सीटें जो है वो अनरिजर्व्ड रहनी चाहिए। तो ये कहा गया था, लेकिन ये सामान्य रूप से। अभी क्या है, विशेष रूप से कुछ राज्यों में इससे अधिक भी आरक्षण दे दिया गया है। इसे क्या कहा गया था कि सामान्य रूप से इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब 50% अनरिजर्व्ड होना चाहिए। आगे देख लेते हैं 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1955, अनुच्छेद 16(4) का जोड़ा गया इससे। ये जो संविधान संशोधन हुआ 77वां संविधान संशोधन इस 1955 में, इसमें अनुच्छेद 16(4) का जोड़ा गया, और इसमें क्या कहा गया कि एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण। इससे पहले क्या था कि एससी एसटी को पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिल रहा था। जब पद बन रहे थे, जब कोई भी नियुक्ति हो रही थी उसमें तो मिल रहा था आरक्षण, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिल रहा था। तो वो जो पदोन्नति में आरक्षण मिलने की व्यवस्था है वो किससे शुरू हुई, 77वां संविधान संशोधन 1955 से, ठीक है। और इसमें एक अनुच्छेद 16(4) का को जोड़ा गया, जिससे पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई एससी एसटी के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसको आप जानते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण इसमें किया गया। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आर्टिकल 17 को समझ लेते हैं। हमारा 17 अनुच्छेद 17, इसमें अस्पृश्यता का अंत कहा गया है। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत। छुआछूत का मतलब क्या होता है, ये पहले समय में बहुत व्यवस्था जारी थी, अब जो भारत में ये छुआछूत वाली चीजें नहीं रह गई हैं। पहले क्या होता था, कोई एससी वर्ग का या एसटी वर्ग का, तो उन लोगों से क्या होता था, छुआछूत रखते थे लोग समाज में, जो उनसे विभेद किया जाता था। तो जो छुआछूत वाली व्यवस्था थी उसको समाप्त किया गया आर्टिकल 17 के तहत। हमारा जो संविधान का अनुच्छेद 17 है वो कहता है कि किसी को भी छुआछूत के लिए अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा, कि किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध या अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना, ठीक है, अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय होगा। अगर आप किसी के साथ ऐसा भेदभाव करते हैं, छुआछूत की श्रेणी में किसी को भेदभाव होता है किसी के साथ, और जो व्यक्ति करेगा वो क्या होगा, उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और उसे दंडित किया जा सकता है। तो ये प्रावधान आर्टिकल 17 में किया गया, अनुच्छेद 17 में। आगे देख लेते हैं सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ठीक है। तो ये किसके तहत दंडनीय है, तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत ये क्या है, दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आगे हम देख लेते हैं, अगला जो हमारा मूल अधिकार है वो उपाधियों का अंत, ठीक है। जो हमारा अनुच्छेद 18 है उसमें कहा गया है कि उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब क्या होगा, पहले लोग उपाधि लगा लेते थे नाम के आगे कि राजा ये राजा वो,
ठीक है। तो जो उपाधियां होंगी वो अब उपाधियों का अंत हो जाएगा, कोई भी उपाधि नहीं काम करेगी, और अब केवल उपाधियां जो हैं वो सेना में अगर उपाधि दी जाती है तो वो सेना वगैरह में उपाधियों को केवल मान्य किया गया, और सारी उपाधियां जो हैं वो समाप्त कर दी गई। ठीक है। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है। तो अगर कोई सेना में व्यक्ति उत्कृष्ट कार्य करता है, ठीक है, तो उसको जो उपाधि मिलेगी उसके बाद सम्मान, या फिर कोई विद्या या शिक्षा से संबंधित अगर किसी को कोई सम्मान या उपाधि मिलती है तो उनको केवल मान्य किया जाएगा, बाकी जो उपाधियां हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है। तो भारत का अगर कोई नागरिक है वो किसी विदेश से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, ये प्रावधान किया गया। उसके बाद विदेशियों से संबंधित प्रावधान। ठीक है। विदेशियों से संबंधित प्रावधान का मतलब क्या है? विदेशियों को भी कोई उपाधि रखने का अधिकार नहीं होगा, मतलब विदेशी भी हमारे भारत की कोई उपाधि लेकर नहीं जाएंगे। उसके बाद भारत रत्न और पद्म सम्मानों से संबंधित निर्णय। ठीक है। तो भारत रत्न और पद्म सम्मान जो होंगे तो वो उपाधि की श्रेणी में ही आते हैं कि हाँ ये पद्म प्राप्त व्यक्ति हैं, ठीक है, ये भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति हैं, तो वो एक तरह से सम्मान हो गया। तो वो सम्मान ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि अगर शिक्षा से संबंधित है या सेना से संबंधित है तो वो मान्य होगा। ठीक है। बाकी कोई भी उपाधि बस आपने फालतू में रख ली, महाराणा प्रताप, ठीक है, फालतू में कुछ भी रख लिया, ठीक है, तो वो फालतू में आप उपलब्धि या उपाधि को नहीं रख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आज का वीडियो हमारा, और आज हमने पढ़ लिया समता का अधिकार जो हमारा 14 से 18 आर्टिकल में था, और मूल अधिकारों के बारे में समझ लिया कि मूल अधिकार आवश्यक क्यों है और क्यों इन्हें बनाया गया है। कल की वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे अगला जो हमारा मूल अधिकार होगा। ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाएंगे। और इस सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा, इसमें बहुत ही अच्छी तरह से हम इस पूरी पॉलिटी को खत्म करने वाले हैं। आपको बुक्स से जो चीजें सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, आप बुक से पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, कितना पढ़ना है, क्या जरूरी है, तो वो सारा काम हम कर लेंगे अगर आप इस सीरीज से जुड़ते हैं, तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है, और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।